गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आशा है। और आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तराखंड पीसीएस का 2016 का पेपर 2 का कर रहे थे और उसके 40 प्रश्न हम लोग कर चुके थे और शेष प्रश्नों को हम आज यानी कि अब करेंगे। तो चलिए देर न करके शुरुआत करते हैं। आरती सौम्या से बड़ी है। 41वां प्रश्न है, आरती सौम्या से बड़ी है मतलब क्या चीज़ है कि यहाँ आरती है तो सौम्या यहाँ कहीं होगी नीचे। मुस्कान आरती से बड़ी है, मुस्कान जो है वो क्या है, आरती से बड़ी है, लेकिन कशिश से छोटी है। ये कशिश से छोटी है। कशिश सौम्या से बड़ी है, सौम्या से बड़ी कशिश है, ठीक है, लेकिन कशिश से छोटी। कशिश सौम्या से बड़ी है। अब कह रहे हैं सौम्या मुस्कान से छोटी है, सौम्या मुस्कान से छोटी है। ये गार्गी सबसे बड़ी है, गार्गी सबसे बड़ी है। अब कह रहा है सबसे छोटी कौन है, तो क्या हो गया, सौम्या हो गई, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, ए हो गया, सौम्या। तो सौम्या सबसे छोटी है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें गेहूं धान ये सब दिया हुआ है, इनको सबको जोड़ेंगे आप तो बिना जोड़े ही मैं बता रहा हूँ 360 डिग्री का होगा कोण यहाँ पर बनेगा। तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। कह रहा है किन फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत आने वाली कुल जमीन के 50% क्षेत्रफल को दर्शाता है, ठीक है। 50% क्षेत्रफल का मतलब किन को जोड़ दें कि 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। गेहूं जौ और ज्वार, तो गेहूं जौ और ज्वार, तो 8 6 14 और 2 बिल्कुल नहीं होगा। गेहूं 180 डिग्री होना चाहिए, 50% क्षेत्र का मतलब 180 डिग्री, तो जीरो लास्ट में आना है। गेहूं और धान, गेहूं ज्वार, धान 72 है, गेहूं है 72, 72 और 72 हो गया 144, ठीक है। और ज्वार है 18, 8 4 12, बिल्कुल नहीं होगा। फिर है धान गेहूं जौ, धान गेहूं जौ का मतलब क्या हुआ, धान है 72, गेहूं है 72 और जौ है 36, ठीक है। तो 144, 44 में यानी कि 6 जोड़ेंगे 50, बिल्कुल यही आपका क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। यानी कि 72 और 72 और 36 जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये और ये और ये कुल मिलाकर दिखाई तो पड़ रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपका 180 डिग्री बनाएगा, आधा है। चलिए आगे का प्रश्न है, ये तो जरूरी हमको देखना। यदि ज्वार के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ हो तो धान के अंतर्गत कुल कितना होगा, ज्वार, तो ज्वार का मतलब क्या हुआ 18 डिग्री। अब देखिएगा यानी कि हमें यह आया है कि 18 डिग्री किसके बराबर है, 1.5 मिलियन के। तो धान है, धान पूछ रहा है ना, धान 72 डिग्री, तो 72 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1.5 और गुणे 72/18, 18 चौक 72, 4 गुना है तो 15 चौको 60, कितना हो जाएगा, 6 एकड़ हो जाएगा। इनमें कुछ खास नहीं होता, लेकिन वही यानी है यही कि मतलब कि हमें सलूशन थोड़ा सा करना होता है। यदि गेहूं की पैदावार जौ की पैदावार से 6 गुनी हो तो प्रति एकड़ गेहूं और जौ की पैदावार का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसमें जो दे रहा है कि गेहूं की पैदावार जौ की पैदावार की 6 गुनी हो तो प्रति एकड़ गेहूं और जौ में कितना होगा। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि गेहूं की पैदावार जौ की पैदावार से 6 गुनी है। गेहूं की पैदावार कितनी, यानी कि गेहूं 72 डिग्री में है, यानी 72 डिग्री में, और जो जौ है वो 36 डिग्री में यानी आधे में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, हमें निकालना ही पड़ेगा
कि वो जो 72 डिग्री पर बोया गया है, ठीक है, गेहूं जो है ये, आप चलिए 1 बटा कितना हो गया, गेहूं की पैदावार जौ की पैदावार से 6 गुनी है, ठीक है। अब यानी कि 1/72 और बटे 360 डिग्री, ठीक है। और ये जो भी आएगा इतनी, यानी कि ये क्या है, उसकी पैदावार है, के जो है ये कुल पैदावार है। अब ये जो कह रहा है कि 1/36 और बटे 360 और गुणे कितना हो गया 6, इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर यानी कि देख सकते हैं ध्यान से, ये 360 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 18 दूनी 36, सॉरी 36 तो का मतलब ये हुआ, एक आएगा ये, और ये आ जाएगा हमारा कितना, एक है, और यहाँ पर आएगा 5, 36 से कम 36, सॉरी 10, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5:10/6 नीचे आएगा, और ये बचे के आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, ये हमारे पास आया 5 और 3, तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो समझ में आया नहीं आया, नहीं आया फिर से समझा देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने के टाइम लगता है। देखिए पूरा कितना है, एक है ना, तो 1 बटे गेहूं है 72 और बटे 36, 360 डिग्री, इतने में बोया गया है ना, 72 डिग्री है और 360 डिग्री है। अब ये, या आप यही कह सकते हैं कि 360/72 अनुपाते 6 गुणे, कह रहा है इसका जो है वो 6 गुना है, तो 360 और बटे 36, 36, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये हमारा हो जाएगा ये 5, ठीक है। अब ये 6 गुना है, तो यानी कि ये, सॉरी ये 6 नीचे आएगा, इसमें ऊपर नहीं आएगा, तो 72 इतना, क्योंकि इतना उसका क्षेत्र है, इतना उसका क्षेत्र है, ठीक है। तो ये इसके यानी इतना उत्पादन है, तो इतने उत्पादन क्या है, ये 6 गुना है, तो यहाँ 6 से हमने क्या किया, भाग दे दिया है। यही कह रहा है कि गेहूं की पैदावार जैव की पैदावार से 6 गुनी है, तो जितना यानी कि उसकी पैदावार है उसका हमने क्या कर दिया, 6 गुना कर दिया, तो बात इतना ही आ गया, ठीक है। तो दोनों यानी कि दोनों का अनुपात फिर निकाल लिया, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर आएगा 3, अब यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 इधर चला जाएगा, 3:1 का अनुपात जो है वो आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि फसलों के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र का 25% की बढ़ोतरी हो जाए, तो गेहूं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 12.5% बढ़ जाए, तो नए पाई चार्ट में गेहूं के लिए बनाया गया कोण कितना होगा। देखिए अब 25% बढ़ जाने का मतलब क्या चीज़ हो गया, कि कुल मिलाकर के जितना भी था ना, ठीक है, वो 125% हो जाए, ठीक है। तो जितना था, और वो जो गेहूं वाला क्षेत्रफल वो कितना हो जाए, 12.5 बढ़ जाए, तो 12.5 बढ़ने का मतलब क्या हो गया, कि वो भी 25% नहीं, वो उसका क्या हो जाएगा, आधा प्रतिशत बढ़ेगा, तो आधा प्रतिशत बढ़ेगा का मतलब क्या हुआ, कि 72 है, ठीक है। अब गेहूं का 72 डिग्री था, ठीक है, 72 डिग्री था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा, यानी कि बढ़ाया जाए, 72 डिग्री पहले शुरुआत में था, तो कितना भाग था ये निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 360, तो 1/5 हिस्सा था,
ठीक है, 1/5 हिस्सा था। अब यानी कि 1/5 वाला हिस्सा था, अब जो यानी कि नया हो जाएगा, वो कह रहा है कि इसका सिर्फ इतना क्षेत्रफल यानी 12.5% बढ़ेगा। ठीक है, तो 360 का 25% बढ़ जाए तो यानी कि आने वाले क्षेत्रफल में कुल जो क्षेत्रफल है ना उसका, लेकिन जो इसका जो बढ़ेगा वो कितना होगा? देखिए, जो गेहूं का था वो गेहूं का था 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री कितने परसेंट के बराबर आता है? और 25% बढ़ोतरी का मतलब 360 हम मान लेते हैं, 360 का हम 25 का मतलब 125 और बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, ये कट गया और यहाँ पर आया 18 और इसके बाद यहाँ पर आया 5 और इससे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। ठीक है, तो 25 और यानी कि 18 पंचे 90 और 18 दूनी 36 और 36 और 9, 36 और 9 45। ठीक है, 450। वैसे भी कर लें तो 90 बढ़ जाए तो 450 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ कह रहा है कि इतने 12.5% बढ़ोतरी होती है, तो ये जो है यानी कि 72 डिग्री था। अब 72 डिग्री का जो वृद्धि होती है वो होता है 12.5। ठीक है, और बटे कितना हो जाए? 100 हो जाए। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पर है 72 का 12.5 क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, अब बात यानी कि इतनी वृद्धि हो जाएगी तो इसके मतलब कि अब इसके लिए कितना कोण बनना होगा? इसमें आएगा बटे 100। ठीक है, एक इसे हटा दीजिए, एक जीरो क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। इस जो है सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बढ़ जाएगा एक जीरो। तो अब 25 से काट दीजिए, 25 पंचे और 25 चौको 100, 40, 5 अठे 40। ठीक है, 8 9 72। तो कितना बढ़ेगा? 9 डिग्री क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, यानी कि 9 डिग्री जो है उसमें से जो भी है वो वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो था वो कितना डिग्री आएगा? तो यहाँ 72 डिग्री था, इतना सिर्फ क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, और वो 900 कितना हो गया? इसमें 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, कितना आ जाएगा? 72 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 81, 81 के बराबर। इसका मतलब है कि अब 450, ठीक है, पूरा है। ठीक है, 450 कितना है? 100 के बराबर है। और इसे यदि हमको इसमें है 81% निकालना है। ठीक है, तो 81 कितना हो जाएगा? ठीक है, 81 कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 64.8 डिग्री के करीब पहुंचेगा। ठीक है, इतना जो है ना 64.8 डिग्री के नज़दीक होगा ये। चलिए अगला है, इसमें कह रहा है कि आयतों की कुल संख्या कितनी है? मैंने कल शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 1 2 3 ले लीजिए, 1 धन 2 धन 3, तो 3 3 6 हो गया। ठीक है, और फिर इसी तरह से यहाँ 1 और 2, तो 1 और धन 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो गुणा कर दीजिए, 6 तिया कितना हो गया? 18। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, यानी कि इधर से आप पहले जोड़ते चले जाइए, फिर इधर से जोड़ते चले जाइए, जो आया उनका आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, वही आयतों की संख्या हो जाएगी। कह रहा है 17 की घात 7, 17 में इकाई के स्थान पर अंक कौन सा होगा? देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस तरह का हल करने के लिए आपको करना होता है क्वेश्चन कि इसमें आप इसको हल करें
तो उसके लिए जो ऊपर वाला लिखा ना 17, इस 17 को 4 से विभाजित कर दीजिए। 17 को 4 से विभाजित करिए तो कितना आया, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 बचा। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम लिख सकते हैं, इकाई का अंक ही पूछ रहा है ना, तो इकाई का अंक के लिए हो जाएगा, ये 7 है, 7 की घात 4 और 7 की घात 4 और गुणे 7 की घात 1। तो 7 की घात 4, किसी भी अभाज्य संख्या का घात 4 लिखा जाता है, 7 की घात 4। देखिए इसे हल करने के लिए हम ऐसे करेंगे, जो ऊपर 17 लिखा है ना, ये वाला जो 17 है, इसे 4 से विभाजित करेंगे तो 4 चौक 16, 4 और फिर क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो यहाँ पर समझिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 17 की घात 4 और गुणे, यानी कि 17 का मतलब सिर्फ 7 और 7 की घात कितना, 1। तो इसका मतलब है 4 की घात 4, ये हो गया ना। तो 4 की घात 4, 7 की घात 4 की घात 4 हो गया, कुल मिलाकर के 16 में और 1 आया। तो इसकी जो है ना, किसी भी ऑड नंबर का यदि घात 4 हो जाता है तो उसका इकाई अंक 1 होता है, और यहाँ 7 का इकाई अंक कितना होगा, 7। तो 7 एकम 7, इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर 7। कह रहा है अंक 3 को 3 प्रकार से इतना लिखा जा सकता है, इतना इतना लिखा जा सकता है। अंकों का योग का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम का मतलब कि पहले जो है कोई ज़रूरी नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उपर्युक्त के अनुसार 5 या 5 से कम अंकों का प्रयोग करके 5 को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा 5 को 5 से कम यानी कि कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब इसे, एक तो क्या लिखा है, 5। ठीक है, तो 5 बराबर कितना हो गया, 1 धन 4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 1 धन 1 धन 3। फिर क्या लिख सकते हैं, 5 को 1 धन 1 धन 1, 1 2 3 और धन 2 लिख सकते हैं। फिर 5 बराबर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, ये तो पता हो गया। फिर 5 को हम लिख सकते हैं 2 और 3 भी लिख सकते हैं, 2 3 5। तो 1 2 3 4 5 इतना हो गया। और इसके बाद 5 को हम एक और भी लिख सकते हैं, वो लिखेंगे 2 और 2 धन 1, क्योंकि संख्याओं को हम कितना भी रिपीट कर सकते हैं, तो 6 प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा उत्तर क्या है, 6 दिया गया है। तो कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से लिख सकते हैं। शून्य है 1, सम विषम, न सम न विषम, न सम और विषम दोनों। ठीक है, तो शून्य, शून्य एक क्या चीज़ है वैसे, तो शून्य को हम सम संख्या लेते हैं, क्योंकि अंत में जब जीरो आ जाता है तो सम संख्या हो जाता है। कह रहा है एन ओ टी को टी ओ एन ई, ये शब्द कुछ संख्याएं निरूपित करते हैं। एन ओ टी तथा टी ओ एन ई ये बताते हैं। एन ओ टी टी एन ओ ये जितना इतना है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एन ई टी, तो यहाँ हमें एन ओ टी और ई इनका जो वो निकालना है, क्या बोलते हैं वो नंबर, वो निकालेंगे। अब यहाँ से और यहाँ पर टी और ई, यहाँ जीरो आना चाहिए। तो जीरो का मतलब क्या चीज़ हो गया कि हम टी की संख्या और ई की संख्या, यहाँ कितना है, यहाँ टी की जगह कितना आया है, 9 आया है। तो 9 का मतलब क्या चीज़ हो गया कि ये जो टी है इसे हम 1 से लेकर के 9 तक कोई भी लिख सकते हैं संख्या, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं लिख सकते हैं। 9 से क्या हो जाएगी, एक कम ही हो जाएगी। तो हम इसे, मेरी बात समझिएगा, यहाँ 9 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक यहाँ से कम एक यहाँ आया है हासिल। तो इसका मतलब हम t को क्या ले सकते हैं, यदि t को हम 8 ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद o और n, अब ये दो मिल करके 10 नहीं बल्कि क्या होंगे, 9 होने चाहिए। ठीक है, तो 9
किस तरह से हो सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको इन दोनों को मिलकर के कितना होना चाहिए, इसको इसको 10, इसको और इसको मिला करके भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई हैं ना हमारे पास, तो एन, ई और टी, ई और टी, ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन हम सब यदि इसी तरह से संख्याएं लेते चले जाएंगे तो टी जो है हमारा, एक तो इस पर जो इसकी संख्या है, ठीक है, वो अलग ढंग से आ जाएगी। हमें पता चल गया कि 8 और ये टी कितना है, 2 है, 2 और 8 है, यहाँ पर कहीं है 2 और 8, ठीक है, ई टी, तो 2 और 8 इसमें है डी वाले में, बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, तो एन की जगह कितना लिख देंगे हम, एन की जगह 6 लिख देंगे, तो इसकी जगह कितनी आ जाएगी, 6 3 9 1 10। और फिर यहाँ पर भी क्या चीज़ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 और यहाँ 6, 6 3 9 और 1 10, और यहाँ पर 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। यहाँ टी जो है वो, यानी कि इसीलिए मैंने बोला था ना कि यहाँ पर 8 लेंगे तभी ये 9 बनेगा, तो एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निश्चित हो गया कि टी की संख्या कितनी, 8 है, तो ई की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। 8 और 2 जैसे निश्चित हो गया तो हमारे पास उत्तर फिर हमारा क्या बचा, हमारे पास सिर्फ उत्तर बचता है 1। ठीक है, और कोई नहीं, इसमें सिर्फ लॉजिक लगनी थी और कुछ नहीं लगना था। इनमें से ए दिया हुआ है बी और ये चीज़ है, ये हमें यानी कि देखना है कि आगे क्या प्रश्न है। ठीक है, तो आगे प्रश्न है, कह रहा है कि आर्थिक न्याय समाज के सभी सदस्यों को न्यायपूर्ण अंश देने से संबंधित है। न्यायपूर्ण अंश देने से संबंधित है, चलिए मान लिया गया। ठीक है, कि हो सकता है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे क्या है, न्याय संगतता समानता आवश्यकता वितरण के संभावित मापदंड हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ये इसका एक वो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आर्थिक न्याय समाज के सभी सदस्यों को न्यायपूर्ण अंश देने की संबंध रखता है, ये बिल्कुल सही है। और न्याय संगतता समानता और आवश्यकता वितरण से संभावित मापदंड है, ये भी सही है। लेकिन ये इससे बिल्कुल कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसकी व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें है कि मनोविज्ञान में अंगूर खट्टे हैं दृष्टिकोण रक्षात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, और ये फिर इसके बाद आगे कह रहा है कि निराशा को स्वीकार करने से बचने के लिए युक्तिकरण का प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, युक्तिकरण का प्रयोग जो है यानी कि इसमें नहीं किया जा सकता है। तो ये जो कोई ज़रूरी नहीं है, ये छूट नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा, ये छूट बिल्कुल नहीं देता है कि कोई बहाना बना लो, क्योंकि आप एक पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा सिर्फ ये, यानी कि इसमें यानी कि सॉरी, इसमें है ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, ये होगा। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, बताइए सही है गलत है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, यहाँ पर भी व्याख्या नहीं हो रही है, क्योंकि व्याख्या जो है ना, जनसंख्या वाला देश होना, बेरोजगारी नहीं, ये ऊपर होता और ये नीचे होता तो हो जाता। भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, और नीचे भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ये होता तो बिल्कुल क्या हो जाता, कारण हो जाता उसका। नीति निर्माण और नीति निर्णय लेने में कोई अंतर नहीं है, ये क्या चीज़ है, अभिकथन, ये बिल्कुल का बिल्कुल क्या है, गलत है। और जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि इसमें होगा आपका चौथा, कि ए गलत है आर सही है। तो ये ए गलत है और आर सही है। प्रतियोगिता के समय प्रशिक्षण का उद्देश्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। एक बार प्राप्त की गई सर्वोत्तम अवस्था दीर्घकालीन समय तक रह सकती है। आर जो है यहाँ पर ये आपका
गलत है। ठीक है, कारण ये चीज़ है कि एक बार प्राप्त ये सर्वोत्तम अवस्था दीर्घकालीन तक रह नहीं सकती, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपका गलत है, लेकिन ये सही है। इसलिए बार बार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ना, ध्यान दीजिएगा, बार बार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर अगला है उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्ष 2000 में राज्य बनने के उपरांत पलायन की दर में वृद्धि हुई है। पलायन से गांव का परित्याग हो जाता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। अब बताइए इनमें दोनों में क्या 2000 के पहले राज्य में पलायन नहीं हो रहा था क्या? लेकिन यहाँ पलायन की दर में वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, तो पलायन की जो है क्या हुई है, वृद्धि तो हुई है। और जब खाली रहेगा तो गांव यानी कि भूमि का निम्नीकरण होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये दोनों क्या है, सही है, परंतु ये इसका उदाहरण यानी वो नहीं है। ठीक है, ये इसका कारण नहीं है। यहाँ पर फिर भी मैं वही बोलूँगा, यदि ये ऊपर होता और ये नीचे हो जाता, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता, तब ये उसका कारण हो जाता कि यानी कि पलायन में गांवों का परित्याग हो जाता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है और यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए सही है, आर सही है, लेकिन क्या है, ये दोनों यानी कि इसकी व्याख्या नहीं करता है। आगे कह रहा है यहाँ तक यानी कि B1 B2 B3 B4 B5 पुस्तकों की बिक्री को दर्शाते हैं हजार में। बहुत अच्छी बात है। यदि इसी तरह से हम इसको 3 या 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आराम से यानी कि हो जाते हैं ये। अब कह रहा है कि प्रकाशन की इसमें प्रकाशन संख्या की इन 5 शाखाओं द्वारा किताबों की औसत बिक्री वर्ष 2014 में कितनी थी? ठीक है, तो 2014 में इनकी बिक्री कितनी थी? 14 वाला कितना है, जोड़ लीजिए, 68 87 60, अरे 90 63 और 52, 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे कैसे, देखिए, इसको कुछ नहीं है, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, और 8 और 0 भी क्या हो जाएगा, 10। तो 10 10 20 हो गया, आया 0 हासिल आया 20, 5 2 7, ठीक है, और 7 6 13, और 13 9 22, 8 20, और 20 और सॉरी 22 8 30, 30 6 36, 30 6 36, तो 36 का आधा कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 72 आया। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कह रहा प्रकाशन संख्या संस्था को किस शाखा का 2 वर्षों की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सर्वाधिक है? ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो है ना, कह रहा है कि B2 B3 B4 और B5 इसी में देखना है आपको, B1 लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर देखना है। B2 का अंतर कितना है, 87 में से आप 73 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 हुआ, इसका 14 हो गया। B3 में, ठीक है, 90 में से 100 घटा दीजिए, 10 बिल्कुल नहीं। ठीक है, 63 और 77, ठीक है, 63 और 77, इसका भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ से 52 और 78, ठीक है, 8 में से यानी कि 2 निकला 6, और यहाँ पर 5 26, तो क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया B5। अंतर इसी में सबसे ज़्यादा है। इन दोनों का अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, और आपको इतना दिया हुआ है, आपको इन्हीं में से देखना है, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देखने की। अब आगे कह रहा है B3 शाखा की 2 वर्षों की कुल बिक्री सभी शाखाओं की दोनों वर्षों में बिक्री के कुल कितने प्रतिशत है? इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी का अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके लिए निकालना पड़ेगा तब। तो B2 शाखा में कितनी है, B3 शाखा में 90 और 100 है, तो 90 और 100 का मतलब कितना हो गया, 190। ठीक है, 190 उसका हो गया। अब देखिए कुल यानी कि दोनों वर्षों में, इसका तो हमने जोड़ा था 360, ठीक है, इसका जोड़ लिया था 360, इसे भी जोड़ लीजिए। अब यहाँ से आप जोड़ेंगे, 7 3 10 और 8 2 10, ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 14, और 7 3 21, 7 चौक 28,
28 और 2 30, ठीक है 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 3 4 3 और 4 सॉरी 3 और 1 4, 460 यानी 760, 760 और हैं कुल कितनी 190, 190 बटे 760 और गुणे 100, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और इससे विभाजित कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा करिए इसे जो है ये 10 कर दीजिए, 19 चौक 76, 100 बचा और कितना हो जाएगा अपने आप आपको पता चलेगा 25% बचा, ठीक है तो कितना हुआ 25%, तो ये आपका हो जाएगा 25%। 1976 है ना, 4 नीचे ऊपर 100 तो 25 हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद है अगला, अब यहाँ पर यानी कि तुरंत करते चले जाएंगे और इनका वो, आप बस से जा रहे हैं, बस आपके गंतव्य स्थान पर पहुंच गई है परंतु अधिक भीड़ होने के कारण आपने अभी तक टिकट नहीं लिया है, आप क्या करेंगे। ठीक है, इन्हीं शीघ्रता से बाहर कूदेंगे, बिल्कुल नहीं, परिचालक को बुलाएंगे, उसे पैसे देंगे और टिकट ले लेंगे। ठीक है, अब बताइए यानी कि आपका उत्तर क्या चीज़ हो जाएगा। यही सबसे जो है यही वाला है और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें टिकट लेना ही लेना है। बच्चों को मुफ्त कापियाँ समान रूप से बांटी गईं। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कापी की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 कापियाँ मिलती, तो कुल कितनी कापियाँ यानी कि बांटी गईं। तो हम ले लेते हैं कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, x थी। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली कापियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग थी, तो हर एक बच्चे को कितनी यानी कि कापी मिली, x/8। ठीक है, तो कितना आ गया x²/8, इतनी कुल क्या चीज़ हो गई, किताबें थी। अब कह रहा है यदि बच्चों की संख्या आधी होती, यानी यदि बच्चों की संख्या x/2 होती, ठीक है, तो अब कह रहा है कि प्रत्येक बच्चों को 16 कापियाँ मिलती। तो प्रत्येक बच्चों को 16 कापियाँ मिलने का मतलब क्या हुआ कि बच्चों की संख्या इतनी हो गई और कितनी मिलती 16, तो 16 मिलने का मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई अंतर थोड़े आएगा या कोई फर्क पड़ेगा। इसका मतलब कितना हुआ 8x, और ये इसी के बराबर है, 8x के बराबर है। तो 8x का मतलब क्या हुआ, ये इधर आएगा, x से x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो x बराबर 8×8 = 64। ठीक है, तो इसके बाद कुल कितनी कापियाँ वितरित की गई थी। अब x जो है वो कितना आया 64 आया, तो अब देखिए 64 तो बच्चे हैं और उन्हें कितना हुआ, यानी कि 64 का कितना 8वां भाग, यानी कि इतना 8×8 = 64, 8 कापी हर एक बच्चे को, तो 8×4 = 32। ठीक है, लास्ट में सिर्फ ये है तो ये हो जाएगा 512, और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कितनी कापियाँ बची बांटी गई 532। आप एक क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक हैं, आप एक बहुत आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक व्यक्ति मिलता है जो गंभीर रूप से घायल है, आप क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे और अपने गंतव्य बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे, अपने एक अधीनस्थ को आदेश देंगे कि वह आए और उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाए, टैक्सी कर यानी कि टैक्सी किराए पर लेंगे, उस व्यक्ति को अस्पताल भेजें दे देंगे, फिर आगे गंतव्य पर जाएंगे। सबसे अच्छा यही चीज़ है, अधीनस्थ को आदेश देंगे कि वह आए और उस व्यक्ति को क्या करे, अस्पताल तक पहुंचा करके आ जाए, यही सबसे अच्छा है। इसके बाद है सभी वैज्ञानिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। तो इसमें है वैज्ञानिक, सभी वैज्ञानिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख क्या हैं, अनपढ़ हैं। अब बताइए यहाँ पर कह रहा है कि अब ये सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं, तो सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं या सभी अनपढ़ वैज्ञानिक है या सभी अनपढ़ मूर्ख हैं या कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक हैं। तो सभी वैज्ञानिक क्या हैं, देखिए ये वैज्ञानिक है ये अनपढ़ है, तो सभी वैज्ञानिक क्या हैं, अनपढ़ हैं, ये बिल्कुल सही है। और
इसके बाद दूसरा कह रहा है सभी अनपढ़ वैज्ञानिक हैं, सभी अनपढ़ वैज्ञानिक है, सब अनपढ़ तो ये है ना, तो ये तो गलत हो गया, ये बाहर वाला है, बाहर वाला सब ये थोड़े छोटे में आएंगे। फिर सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, ठीक है, तो सभी अनपढ़ मूर्ख भी नहीं है, ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है कि कुछ अनपढ़ व्यक्ति वैज्ञानिक होंगे, तो कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक हैं, क्योंकि ये यानी कि अनपढ़ हैं, ये वैज्ञानिक हैं, तो ये दो क्या है, सही है। तो 1 और 4 क्या करता है, अनुसरण करता है, आपका उत्तर हो गया ए। चलिए अब इसमें कह रहा है कि ए ने बी से कहा कल मैं अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई से मिला, ठीक है। ए किससे मिला, ए है यहाँ पर ये अपनी पिता के माता, मैं अपनी दादी की पुत्रियों, ठीक है, दादी की पुत्रियों यानी अपनी बुआ के इकलौते भाई से मिला, बुआ का लड़का, तो कौन हो गया इसमें, तो ए किससे मिला बताइए, भाई से, भतीजे से, पिता से, चचेरे भाई से, ठीक है, तो किससे मिला, कह रहा है कि कल मैं अपनी दादी की पुत्रियों के इकलौते भाई से मिला। अरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये नहीं, यहाँ पर देखिए फिर से बनाइए इसको, ये ए है, ठीक है, ये इसके कौन है, पिता हैं, और ये इसकी माँ है। अब कह रहा है कि मैं अपनी दादी की पुत्रियों के, ठीक है, दादी की पुत्रियों का इकलौता भाई कौन है, यही तो होगा, ठीक है, तो कौन हो गया इसका, पिता हो गया कि नहीं, पिता हुआ, तो किससे मिला ये, पिता से मिला। अरे अपने दादी की इकलौती पुत्रियों का भाई, उसका पिता, इकलौता पुत्र, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि गोरे रंग के लिए रिया कोल्ड क्रीम अपनाएं, एक विज्ञापन, लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का उपयोग करना पसंद करते हैं, पूर्ण धारणा तो ये तो अंतर्निहित है ही है, लोग आसानी से मूर्ख बनते हैं, लोग विज्ञापन के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। आप देखिए यदि लोग विज्ञापन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते होते तो जो है इसमें मतलब लोग जो है उसे क्यों अपनाते, ठीक है, तो बताइए, सॉरी यानी कि दोनों, यानी कि लोग गोरे होने के लिए, तभी तो गोरे होने के लिए कहा गया है, और दूसरी बात है विज्ञापन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं अपनाते लोग, तो फिर लोगों को यानी कि वो विज्ञापन क्यों दिखाए जाते, तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल 1 और 3 इसमें आएगा। मूर्ख बनते हैं नहीं, ये जरूरी नहीं, मूर्ख बनाने के लिए नहीं है। आजकल बच्चे अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, बच्चे अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, बच्चों का अधिकतम समय स्कूल में व्यतीत होता है, इसमें बताइए कौन सा अंतर्निहित है, ठीक है। इसमें है बच्चे अब अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं, अधिकतर समय जो है ना वो स्कूल में नहीं बिताते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये अंतर्निहित है। अब इसके बाद है एक, यानी कि एक पूर्ण वर्ग के रूप में सबसे नज़दीकी आने वाला वर्ष कौन सा है, पूर्ण वर्ग, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग 2025, कहने का मतलब है कि किसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग किसका हो सकता है, तो पूर्ण वर्ग किसका हो सकता है, इसी का ही हो सकता है। 2025 जो है ये 45 का पूर्ण वर्ग है, यानी 45 का वर्ग है ये, ठीक है, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 123 से 321 तक के 7 गुणजों की संख्या कितनी है, 7 के गुणजों की संख्या कितनी है, तो 123 है ना, तो 123 के बाद सबसे पहला हमको ये लेना है कि कौन सा संख्या क्या है, यहाँ पर कौन सी संख्या 7 से विभाजित है 123 के नज़दीक, तो 7 × 7, ठीक है, और फिर बचा कितना, यानी हम यदि 20 ले लें, 7 × 7 5, 100, यानी कि 5 आया। अब उसके बाद 7×6 42, ठीक है, 123, 7×8 = 56, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। तो 126 जो है वो पहली संख्या है जो विभाजित होती है, और 200 यानी 321 ये जो है ना एपी का है,
इसमें जो है आप क्या करिए, इसे 7 से विभाजित कर लीजिए। 7 चौक 28, और इसके बाद आएगा 4, और कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 41 आया है, और ये जो है 41 का मतलब हुआ कि 6 कम, 21 में से 6 कम कर दीजिए तो 315। ये यानी कि 126 से लेकर 315 तक हमें संख्याएं निकालनी है। तो एपी के अंतर्गत आता है कि 315 यानी अंतिम संख्या बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर, यानी अंतिम संख्या L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। डी 7 है, N संख्या निकालनी है, A हमारे 126 है, तो ये हो जाएगा, इसमें माइनस 126 कर दीजिए डायरेक्ट, बराबर N माइनस 1 इंटू डी, 7 से विभाजित भी कर दीजिए, ये आएगा N माइनस 1। तो इनको 15 में से 6 निकला, कितना आया 9, और यहाँ पर आया बचा कितना 0, ठीक है 8 बचा, और 1, और बटे 7, 7 दूनी 14, 7 सतह 49, और 1 जोड़ दीजिए तो कितनी संख्याएं हो गई 28। तो कुल संख्याओं की संख्या कितनी है 28 है। देखिए इसे फिर मैं इस बार आप लोगों को समझा देता हूँ। 123 के बाद जो पहली संख्या जो विभाजित होती है 126 है, और अंतिम संख्या जो है वो 315 है, और यानी कि उसके लिए अंतिम संख्या बराबर होता है प्रारंभिक संख्या धन संख्याओं कुल संख्या -1 इंटू अंतर। तो जो हमने लिया है ये यहाँ पर इतना आता है। तो यहाँ पर जो ये A है ये L है, ठीक है, और ये है आपका A, और N निकालना है, और D का मान है 7, जिसे हल करके निकाला गया कि इनकी जो संख्या है वो कुल कितनी है 28 है। चलिए 10 संख्याओं का औसत 15 प्राप्त किया गया। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 36 के स्थान पर गलती से कितना लिख दिया गया 26 लिख दिया गया। दोनों का अंतर निकाल लीजिए, बस 26 लिखा गया था। दोनों को ऐसे जब आए ना तो पहले इन दोनों का अंतर निकालिए, 36 में से 26 निकला, कितना आया 10, ठीक है, और इससे जितनी संख्याएं हैं ना उसी से विभाजित कर दिए, 10 से विभाजित कर दिए 1 आया। अब देखिए यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यदि छोटी संख्या लिखी गई है तो औसत बढ़ जाएगा, और यदि संख्या बड़ी लिखी गई है तो औसत का हो जाएगा कम हो जाएगा। तो 15 थी, अब संख्या क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। यदि यही होता क्वेश्चन कि 26 की जगह 36 लिख, यानी कि 36 की जगह 26, सॉरी 26 की जगह 36 लिख दिया गया था तो एक इसमें से घट जाता, क्योंकि हमने संख्या ज़्यादा लिखी थी ना, औसत ज़्यादा आया तो कम कर देंगे। यहाँ संख्या हमने ज़्यादा लिखी थी, ठीक है, इसकी जगह पर 26 लिख दिया था, तो हमने संख्या कम लिखी थी ना तो औसत ज़्यादा आएगा, तो उत्तर कितना हो गया 16 हो गया। इसमें क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन कभी भी क्या नहीं करिए, वो मत करिए, ठीक है। देखिए ये हमारे पूरे क्वेश्चन जो हैं वो 80 प्रश्न, अरे सॉरी 69। अब इसके बाद जो है ये इंग्लिश का आया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में 7 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से यानी कि पढ़ लीजिए, पढ़ करके और क्या करिए ये अपने से आप लोग निकालने की कोशिश कीजिए इसको। और इसमें मैं 1-2 प्रश्न आप लोगों को बता देता हूँ, सिर्फ जो यानी कि एंटोनिम्स साइनोनिम्स वगैरह वाले क्वेश्चन हैं वो वाले, और कुछ नहीं। व्हाट इज द एंटोनिम्स, आप उनका तीनों का तो उसी से निकालिए आप लोग। व्हाट इज द एंटोनिम्स आप कॉम्प्लिकेट, तो कॉम्प्लिकेट का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है कुछ, यानी कि जो समस्या है उसे क्या करना, यानी कि कोई भी चीज़ डील करने में कुछ समस्या आए उसे, इसलिए इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। इजी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कि सरल हो जाएगा। फिर इसके बाद है इनमें से चूज कीजिए कि यानी सब्सटीट्यूट द फ्रेज ऑफ स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, ठीक है, इसकी जगह एक जो, यानी कि उसके लिए कहने मतलब है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड की जगह एक शब्दों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा,
ठीक है, तो ये है एटमोलॉजी, इसके लिए क्या चीज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो एटिमोलॉजी इसके लिए प्रयोग किया गया। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस में क्या लिखा है, नथिंग कैन बी डन व्हेन द होल सिस्टम इज पैरालाइज्ड बाय द inertia. Nothing can be done when the whole system is paralyzed by inertia. अब इसके लिए inertia की जगह करप्शन, वीकनेस, पॉलिटिक्स या स्लजनेस, ठीक है, इनमें से कौन सा प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनर्सिया जो होता है उसका मतलब होता है लेजीनेस। ठीक है, अब इसकी जगह पर हम क्या चीज़ करेंगे, करप्शन नहीं यूज़ करेंगे, वीकनेस नहीं यूज़ करेंगे, पॉलिटिक्स भी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ और क्या बने, स्लजिसनेस, इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्लो रिस्पॉन्ड। तो यानी कि जो एनर्जी है वो काफ़ी क्या करना, नष्ट कर देना, इसका मतलब होता है। फिर है इसमें डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन जो है इसका मतलब क्या हुआ, द लव इज ऑफ हिज वाइफ बोर हिम अप इन द, ठीक है, मिड्स ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो इसके लिए यानी कि इडियम है बोर हिम अप, इसका मतलब है सस्टेन, ठीक है, या तो है इनकरेज। तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगा, इनकरेज या सस्टेंड, यही आपका हो जाएगा उत्तर, क्योंकि इसके लिए क्या चीज़ किया जाना है, ये इडियम और फ्रेज का प्रयोग किया जाना है। चलिए आगे है, इसमें है अब 5 हैं, इसमें आप लोग यानी कि कोशिश कीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, मैं खुद करके इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग इसे करना है तो किस प्रकार से करेंगे। इसमें कह रहा है शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, पृथ्वी, मातृभूमि और मातृभाषा पर आपका भी ऋण है, यानी तीनों पर ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेलते कूदते हैं, मातृभूमि में खेलते कूदते हैं, खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक अपने भाव को व्यक्त करने की शक्ति देता है, आपको सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। ये तीनों चीज़ें। अब क्या कह रहा है, जिसका आप पर इतना उपकार है, इसके लिए कुछ करना भी आपका परम कर्तव्य होता है। अब कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक माता, मातृऋण, सुखमय जीवन या कर्तव्य। ठीक है, तो बताइए इसका क्या हो सकता है। ठीक है, इसका है मातृभाषा, माता, मातृभूमि, मातृ, तो क्या चीज़ है, मातृऋण इसका हो सकता है, इसका मातृ ऋण इसका होगा शीर्षक। उपर्युक्त गद्यांश में जिनका ऋण बताया गया है उन्हें एक शब्द में लिखे, समाज, राष्ट्र, मातृ, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो एक शब्द में उनको, उनके लिए क्या लिखा जा सकता है, मातृ ही लिखा जा सकता है। ठीक है, माता, मातृभूमि, मातृभाषा, तो मातृ, तीनों का जो है एक ही शब्द आता है। शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें में शुद्ध क्या है, ठीक है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, अथवा क्रिया है। तो इसमें शुद्ध हृदय से, तो इसके लिए हृदय, आप देखिएगा हृदय जो है ना वो संज्ञा है और इसके साथ शुद्ध लगा हुआ है, तो शुद्ध क्या हो गया, विशेषण हो गया, ना तो संज्ञा, ना तो क्रिया और ना ही सर्वनाम। उपर्युक्त गद्यांश में किस जीवन को सुखमय बनाने का उल्लेख हुआ है, तो किसका उल्लेख हुआ है, सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने का या और कुछ का उल्लेख हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सांसारिक जीवन को, तो यहाँ क्या हो गया, सांसारिक जीवन। आगे, उपर्युक्त गद्यांश में भाव प्रकटीकरण की शक्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो किसके द्वारा होती है, हम भाव किसके द्वारा प्रकट करते हैं, मातृभाषा के ना, तो बिल्कुल यही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार खेल कूद कर और खा पी कर किसकी गोद में पुष्ट होते हैं, तो किसकी गोद में, मातृभूमि की। ठीक है, अंधे पीसें और कुत्ते खाएं, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि हानि होना या अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, मतलब देखभाल करने वाला कोई ना हो ना, यही तो हो गया। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अयोग्य शासक के कारण क्या होता है, कुप्रशासन होता है। बिन उपक चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पैर नहीं है लेकिन चल लेता है, कान नहीं बिल्कुल सुन लेता है, तो कौन सा होगा, विभावना, श्लेष यमक और रूपक कुछ भी नहीं। ठीक है, लास्ट शब्द किस शब्द का है? ठीक है, तो लास्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, इन्हीं तीनों में से किसी न किसी एक का क्या होगा, ये होगा। तो किसका है बताइए? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, तुर्की का है। यह शब्द से बना हुआ शुद्ध शब्द कौन सा है? डिबिया, ये डबिया है, गलत है, डिबिया। ठीक है, डिबिया लिखा है ना, ये भी गलत है। डिबिया और डबिया ये भी गलत है, ये सही लिखा हुआ है डिबिया। कह रहा है धनुष टंकार में संधि विच्छेद है, तो धनु और टंकार, तो धनु और टंकार, ठीक है, ये हो गया आपका धनु टंकार। इसके बाद आता है घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। ठीक है, आप श्याम, घन का मतलब होता है और श्याम का मतलब होता है काला, तो अब इसमें घनश्याम में जो आपका होगा कर्मधारय समास होगा। घनश्याम तो कृष्ण का नाम है, ठीक है, वहाँ पर बहुब्रीहि नहीं होगा। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भूपाल, धरणीधर, भूपति और भूस्वामी। ठीक है, चलिए बताइए इसका कौन सा होगा? धरणीधर नहीं होगा। धरणीधर किसका पर्यायवाची है मालूम है? धरणी को धारण करने वाला अर्थात शेषनाग। चलिए अगला प्रश्न है, ए प्लस बी इक्वल टू 2c, सी प्लस डी इक्वल टू 2a, तो इसमें से कौन सा क्या होगा, सही होगा? ठीक है, तो कौन सा सही होगा, इसको क्या करिए, किसी भी तरीके से आप इसे पेनी सेट कर लीजिए, ए प्लस बी, या किसी को भी आप एक को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, उसकी जगह पर जो दूसरा है वो लिख दीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा। ठीक है, तो या तो चाहें आप, तो यहाँ पर ए प्लस बी और सी प्लस डी ये है, इनको सबको क्या कर दीजिए, पूरों को, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c प्लस 2a, 2c प्लस 2a, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये है c है और a है, ठीक है, यहाँ से इधर से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर से एक c बचेगा, a कट जाएगा, a बचेगा, तो b प्लस डी इक्वल टू ए प्लस सी है कहीं पर, b प्लस डी इक्वल टू ए प्लस सी, यही तो है, b वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि a बराबर अंडर रूट 3 धन 1, तो इसका a की घात 4 16/4 का मान कितना होगा? ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको यानी कि a का मान इतना है, तो 1/a का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, तो a का एक यानी कि a/a का मान हो जाएगा 1/√3 और प्लस 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब पहले क्या करिए, ए स्क्वायर ले लीजिए और फिर उसके बाद क्या करिए, तब उसकी पेनी की वैल्यू निकाल कर लिखिए। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर और इतना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1/a² का होल स्क्वायर ज़रा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a⁴ प्लस 1/a⁴, ठीक है, वैसे इसको कर दीजिए, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू a⁴
4 और a की पावर 2, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो इसका होल स्क्वायर करने पर इतनी आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे 8, इसमें पूरे में हम क्या कर देते हैं 8 माइनस कर दें तो हमें क्या हो जाएगा पता चल जाएगा इसकी पूरी की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी पूरी की जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर प्लस 4 बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 8, इतना है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर, ठीक है 4 लिखा हुआ है तो 4 और इंटू √3 - 1, इसका पूरे का होल स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा 4 और -8, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर करेंगे 3 + 1 - √3, इसका हो जाएगा, इसका प्लस है तो प्लस हो जाएगा 3 + 1 - 2√3 और इसका होल स्क्वायर -8, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 4 और 3 1 4 और 4 और 4 8 और 8 का वर्ग ऋण 8, यानी कि 64 में से 4 घटाएंगे, सॉरी 8 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया 56। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, आसानी से आ जाएगा। जैसे मैंने बताया 950 और 1050 के बीच कितनी संख्याएं 7 8 और 14 से भाग देने पर शेष फल 6 बचती हैं, इनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, 14 चौको 56। ठीक है, तो 56 हो गया। तो 56 से हम क्या चीज़ करेंगे, इसे इतना आ गया तो कितनी संख्याएं हो गई कुल, इसमें कुल संख्याएं n और गुणे कितना आ गया 56 और धन कितना हो गया 6, और इतना ही हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि n का मान 17 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 18 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे जब हम क्या करेंगे 56 से इसको विभाजित करेंगे, इसको 56 से विभाजित करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा इसे और इसे, तो 17 और 18 आएगा। ठीक है, तो इनमें जो यानी कि कुल संख्याएं होंगी वो दो ही संख्याएं आएंगी, और इसे मैंने निकाला है अभी, और निकाल करके मैं आपको बता रहा हूँ वो दो संख्याएं कौन सी होंगी, 958 और 1014, ये दो ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम 7 8 और 14 से विभाजित करने के बाद, ठीक है, कितना शेष मिले हमको 6 शेष मिले, यही संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, इसमें है 2। तो अब ये क्वेश्चन आपको यानी कि हमें करने वाला था परेशान। इसमें कह रहा अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए अविभाज्य का मतलब क्या हुआ, ये 2 की घात, तो 2 गुणे 3 की घात 18 है ना। ठीक है, और 7 की घात तो 11 है। ठीक है, और 3 की घात 2 की घात कितना हो गया 13। तो यहाँ देखिए 2 की घात, अब इसे समझिएगा, यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। 2 की घात 18, 3 की घात 18, तो 18 18 कितना हो गया 36, और फिर इसमें क्या करेंगे 11 और जोड़ देंगे, फिर यहाँ 13 दूनी कितना हो गया 26। ठीक है, तो 6 1 7, 7 6 13, है कोई 73, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं है। 6 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक है, 6 को हम 2 गुणे 3 लिखेंगे, इसकी भी घात 18 हो जाएगी, इसकी भी घात 18 हो जाएगी, 7 की घात 11 और गुणे 3 की घात कितना 13, और गुणे 3 की घात फिर 13। अब इनको सबको जोड़ दीजिए आप, यही मैं कह रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा 73। अब कह रहा है अगला प्रश्न कि निश्चित संख्या में
इसे PARENTS को इसे लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। पहले काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ए को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, ठीक है, और P को क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। तो PQR यानी कि +2, क्या चीज़ आया, +2, और फिर भी क्या हो गया, +2, और R है RST, +2 हो गया, तो +2 करिए, इसका भी +2, STU तो +2 कर दीजिए। अब आपको +2 मिल गया ना, तो +2 मिल गया, तो C का क्या हो जाएगा, +2 करिए, CABCDE, तो कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई सा एक होगा। ठीक, अब दूसरा वाला चेक कर लीजिए, अपने आप तुरंत पता चल जाएगा, H, ठीक है, H के बाद 2, HIJ, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा उत्तर। 2 2 बढ़ा दिया गया। अब इसमें कह रहा है कि 12 20 और 60 के समान जो इनमें यानी कि समुच्चय है उसे बताइए, तो कौन सा है ये बताना है। तो 12 और 8 और 20, तो 12 और 20 और कितना है 8, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, ठीक है, और यानी कि 15 चौको 60, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब क्या चीज़ आएगा कि इसी तरह से है, 4 दूनी 8, 15 7 और 6, इनमें कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, आपका ही उत्तर हो जाएगा। चाहे करना हो तो कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, और फिर 4 तियाँ 12, ठीक है, और 3 के बाद एक आगे बढ़ा दीजिए, और 4 दूनी 8 त्रिक 24, इतना हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इसका अगला पद क्या है, निकालिए। कह रहा है C1F4R9 और L16, 14916। अब यहाँ पर क्या है 25, तो 25 तो सब में हो ही जाएगा, ठीक है। अब इनके बाद क्या है, और C के बाद F के बाद I के बाद L के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है। तो निकालिए, C के बाद F का मतलब क्या हुआ, +3, और L के बाद क्या है, L के बाद O है, प्लस, और फिर R है, और फिर क्या है, U है, तो +3 आ रहा है सब में, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, आपका L, तो यहाँ देखिए L का क्या था, O था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। L का O था, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, O, और सिर्फ इसी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। O 25 और X चेक कर लीजिए, आपको ही मिलेगा, 1 1 3 9 6 36 10 100 और 125, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 1 कम 1, 1 में 3 से गुणा करें कितना आया, 1 1 कम 1, 3 तिया 9, 6 संग 36, 10 दहाई 100, और यहाँ पर 15 में 15 का गुणा करें कितना आएगा, ठीक है, 15 आएगा। समझ में आया, आपस में गुणा, 1 में 1 1, फिर कितना हुआ, 3 तिया 9, 6 संग 36 और 10, 1 3 6 10, और फिर कितना हो जाएगा, 5 15। तो पता चला, एक जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। तो 15 15 100 यानी कि 25, दी गई श्रेणी में कौन सा होगा, इतना इतना आगे इतना, ठीक है, 36 64, तो 36 24 36 44 36 64, इसका मतलब क्या चीज़ हुआ कि हम इसमें से कुछ यदि यानी कि देखना चाहें तो 26 44
ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर है 20 का। ठीक है, 43 63 और ये, वेरी गुड, ये है अंतर 200 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिर अंतर कितना है? 20 का। तो यहाँ से अंतर फिर क्या हो जाएगा? 200 का। तो 5 2 7 हो जाएगा 63, तो कितना हो जाएगा? 47 63 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे कह रहा है कि इसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा? ठीक है, 7 11 13 17 19 23 29 और 31। आपको ये देख करके आश्चर्य होगा कि जितनी संख्याएं हैं सब क्या चीज़ हैं? प्राइम नंबर से। ठीक है, तो यानी कि 7 11 13 17 19 और 23 29 और 31। अब 31 के बाद क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या बचती है, वो कौन सी? 37। यही इसका हो जाएगा। इसका कह रहा है कि यानी कि 8 4 7 2 का इतना हो गया। ठीक है, 6 3 4 1 का इतना हो गया। इसका इतना मान, ठीक है, कितना हो जाएगा? जरा अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, इसका मान कैसे निकलेगा? इसमें देखिए, इसमें मिल गया पैटर्न। 8 में से 4 माइनस कर दीजिए, 4 आएगा। 7 में से 2 माइनस कीजिए, 5 आएगा। 6 में से 3 करिए, 3 आएगा। 4 में से 1 करिए, 3 आएगा। तो 9 में से 4 माइनस करिए, कितना आया? 5। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 में से 2 माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 8 में से 2 माइनस करिए, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 56 हो गया। तो 56 ये आपका हो गया उत्तर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। कोशिश मैंने की है कि अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दूं। समय बहुत लगता है इसमें समझाने में, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप लोग इसे यानी कि इसका मूल यानी समझ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कोई भी प्रश्न ऐसा छोड़ा नहीं जिसमें आपको समझाया नहीं है। जब तक मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं हो गया कि हाँ इसमें आपको समझ में आ गया है, तब तक मैंने उसको छोड़ा नहीं। और भी जो इसके कुछ मॉडल पेपर में करवा दूंगा, 1 2 ही करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं बहुत समय लगता है इसमें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कीजिए चैनल को, और यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो ज़रूर डिसलाइक करिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए, और ग्रुप में शेयर करने के बाद जो लोग यानी आपके ग्रुप में तैयारी करना चाहते हो हम लोगों के साथ मिल करके, वो क्या करें, जिससे कि तैयारी कर सकें। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। ओके, गॉड ब्लेस यू।